प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं शुरू में। जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। हेरिडिटी वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे जो पेरेंट्स के करेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं। तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। दूसरी टर्म है यहाँ पे वेरिएशंस। वेरिएशन वर्ड का मतलब होता है कि एवरी ऑफस्प्रिंग इज शोइंग सर्टेन डिफरेंसेस, ठीक है, दैट आर नॉट फाउंड इन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ऑफस्प्रिंग जो है उसके अंदर कुछ यूनिक डिफरेंसेस देखे जाते हैं जो सिर्फ उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको वेरिएशंस बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टाइम वो कहते हैं कि जेनेटिक्स जो है या फिर जेनेटिक्स में जो भी हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, उनको सबसे पहले जो है स्टडी किया गया था वाज द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज ग्रिगर जोहानन मेंडल, ठीक है। एंड मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट यानी पाइसम सेटाइवम जो है जिसको हम मीठे मटर के नाम से जानते हैं उसको अपनी रिसर्च के लिए यूज किया। और पाइसम सेटाइवम जो है उसके अंदर मेंडल जो है उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च जो है वो की है। तो यहाँ पर आपको पाइसम सेटाइवम दिखाया गया है, जो जनरली हम घर में मटर यूज करते हैं वही है ये, ठीक है बेटे। कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, फटाफट पढ़ देती हूँ। प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सब्सिक्वेंट जनरेशंस, इट इज नोन एज हेरिडिटी, दैट इज कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ठीक है। वेरिएशंस का क्या मतलब है? इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। प्रोजेनी जनरेशन जो है वो अपने पेरेंट्स से कैसे डिफर करती है, तो जो यूनिक डिफरेंसेस उनमें पाए जाते हैं उसको वेरिएशंस बोला गया। व्हाट आर जीन्स? तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी के नेम से उनको जाना जाता है और वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं और इसीलिए क्रोमोसोम्स को हम यहाँ पर वेहिकल्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। प्रोजेनी वर्ड अगेन एंड अगेन चैप्टर में यूज किया गया है, तो प्रोजेनी वर्ड का यहाँ पे मतलब है डॉटर जनरेशन, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है बेटे। व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स किस तरीके से अरेंज हैं उसको जीनोटाइप बोला गया है। व्हाट इज फिनोटाइप? द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा नजर आता है बाहर से, मॉर्फोलॉजी में कैसा नजर आता है वो उसका फिनोटाइप होता है, ठीक है। एलील्स क्या है? तो कहते हैं कि हर एक जीन जो है वो दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए कोड करता है, तो इसीलिए उसके अंदर कितनी एलील्स प्रेजेंट हैं? दो एलील्स प्रेजेंट है। वन एलील ऑलवेज कोड फॉर डोमिनेंट करेक्टर एंड अदर एलील ऑलवेज कोड फॉर रिसेसिव करेक्टर। तो सिंपली अगर एक लाइन में हम बोलेंगे तो एलील इज द, आप कह सकते हैं कि टू फॉर्म्स हैं, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं किसकी? जीन्स की। तो हमेशा एक एलील एक डोमिनेंट करेक्टर के लिए और दूसरी एलील जो है वो रिसेसिव करेक्टर के लिए कोड करती है, ठीक है। होमोजाइगस वर्ड का क्या मतलब है? द फॉर्म ऑफ ए ट्रेट इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर, ठीक है। किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन के अंदर अगर दोनों ही एलील्स जीन की एक जैसी होती हैं तो उसको होमोजाइगस कंडीशन बोला गया है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस टॉल प्लांट को, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या बोला हुआ है? द फॉर्म ऑफ ए ट्रेट in which both the alleles of a gene are not similar, ठीक है। दोनों एलील्स अगर जीन्स के सिमिलर नहीं है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी यहाँ पर हेट्रोजाइगस टॉल करेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है बेटे। डोमिनेंट वर्ड का क्या मतलब है? द फॉर्म ऑफ ए ट्रेट दैट अपीयर्स और सीन मोर ऑफन एंड इज फाउंड इन F1 जनरेशन, ठीक है। किसी भी करेक्टर की वो फॉर्म जो F1 जनरेशन के अंदर दिखाई देती है और अक्सर दूसरे ट्रेड के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई देती है, उसको डोमिनेंट यहाँ पे बोला गया है। देन रिसेसिव वर्ड का क्या मतलब है? द फॉर्म ऑफ ए ट्रेड व्हिच इज नॉट सीन मोर ऑफन एंड रिमेन्स हिडन इन द F1 जनरेशन, ठीक है बेटे। करेक्टर की वो फॉर्म कहता है कि जो ज्यादातर हमें नजर नहीं आती और F1 जनरेशन में तो हिडन रहती है, पर F2 जनरेशन में फिर से रीअपियर होती है 3 टाइम्स लेस देन द डोमिनेंट करेक्टर, ठीक है। और हमेशा उसका नंबर 3 गुना कम होता है डोमिनेंट करेक्टर के कंपैरिजन में, तो उसको रिसेसिव बोला गया है।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? सच अ क्रॉस इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एट अ टाइम। ठीक है, अगर हम एक जीन को एक टाइम पे स्टडी करते हैं तो इस तरह के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, सच अ क्रॉस इन विच वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स एट अ टाइम। जब हम दो जीन्स जो है उनके करेक्टर को एक ही टाइम पे स्टडी करते हैं साथ साथ, जैसे हमने येलो के साथ जो है वो कौन सा करेक्टर ले लेंगे? ठीक है बेटा, येलो राउंड ले लेंगे एंड ग्रीन रिंकल्ड ले लेंगे। तो हमने सीड का कलर भी लिया है और सीड की शेप भी ली है, दो करेक्टर एक ही टाइम पे स्टडी किए हैं, तो उसको हम यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। ठीक है, साइंटिस्ट पुनेट के द्वारा ये स्क्वायर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया कि कितनी पॉसिबल जीनोटाइप्स जो है किसी भी ऑफस्प्रिंग की एक जेनेटिक क्रॉस के अंदर हो सकती हैं। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पुनेट जिन्होंने ये स्क्वायर दिया था, इसको पुनेट स्क्वायर का नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर रिसर्च। ये क्वेश्चन हमें अक्सर आ जाता है। तो पहला उसका पॉइंट है कि लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, लाइफ साइकिल जो है पी प्लांट का छोटा था, कितने महीने का था? 6 मंथ का था, यानी 1 ईयर के अंदर मेंडल जो है वो 2 जनरेशन जो उनको स्टडी कर सकते थे। तो हमेशा रिसर्च जिसपे भी करनी होती है मटेरियल पे, वो जो पर्सन रिसर्च कर रहा है उसके लाइफ साइकिल से छोटी होनी चाहिए, तभी रिसर्च कंप्लीट होती है। नंबर 2, मेनी वैरायटीज वर अवेलेबल। कहते हैं कि पी प्लांट के अंदर काफी सारी वैरायटीज मेंडल स्टडी कर सकते थे और उनकी ऑल्टरनेटिव कंट्रास्टिंग फॉर्म्स भी थी उसके अंदर। ठीक है, यानी डोमिनेंट फॉर्म भी थी पर्टिकुलर करेक्टर की और रिसेसिव फॉर्म भी थी। तो कितने करेक्टर यहाँ पे मेंडल ने स्टडी किए? आपको पता है 7 करेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे जिनकी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों तरह की फॉर्म्स थी। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी पी प्लांट के अंदर पॉसिबल थी। ठीक है बेटे, तो सेल्फ पॉलिनेशन से वो क्या ऑब्टेन कर सकता था? प्योर लाइन वैरायटीज, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है उससे उसको हाइब्रिड मिल सकते थे। ठीक है, उसके बाद हमें उसने बताया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च ऑन इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, ठीक है, ग्रेगर मेंडल जो है उन्होंने अपने 3 लॉज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए एंड दीज लॉज आर कलेक्टिवली नोन एज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो 3 तरह के हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड नंबर 3 इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बेटे, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि सारे के सारे करेक्टर्स जो है उनको कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स कंट्रोल करती हैं। ये डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटे, मेंडल ने उस टाइम पे जीन वर्ड नहीं इस्तेमाल किया था, आपको बताया था मैंने पहले भी। वैटसन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने फैक्टर्स की जगह पे जीन वर्ड यूज किया और वही बाद में फेमस हो गया, और मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स बोला था। और मेंडल ने ये कहा था कि ये फैक्टर्स जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी हर एक जीन की कितनी एलील्स होती हैं? 2 एलील्स होती हैं। ठीक है, और उसने ये भी कहा कि अगर फैक्टर जो है उनके डिसिमिलर पेयर्स हैं तो वन मेंबर ऑफ द प्लांट डोमिनेट एंड द अदर रिसेसिव। मतलब एक जीन के अंदर अगर 2 एलील्स हैं तो उसमें से एक एलील जो है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी एलील जो है वो हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटे, अभी देखो अगर हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसको यहाँ पर डिफाइन करना है तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम 2 ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट करते हैं जो अपने अपने करेक्टर्स के लिए कैसे हैं? प्योर हैं। ठीक है, जिसमें किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, प्योर करेक्टर्स हैं, और हम उनके बीच में क्या करवाते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। तो हमेशा F1 जनरेशन के अंदर हमें जो हाइब्रिड मिलता है, जो ऑफस्प्रिंग मिलता है, वो ऐसे पेरेंट के करेक्टर को रिजेंबल करेगा जो डोमिनेंट पेरेंट होगा। यानी F1 के अंदर हमें सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर अपीयर होगा और F1 के बाद जो हमें F2 जनरेशन मिलती है उसमें हमें डोमिनेंट के अलावा रिसेसिव करेक्टर भी नजर आता है, पर वो रिसेसिव करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर से 3 गुना कम होता है। ठीक है बेटे, एक चीज याद रखेंगे कि F1 के अंदर जो करेक्टर अपीयर होगा ऑफस्प्रिंग में वो डोमिनेंट करेक्टर होगा, और जो करेक्टर अपीयर नहीं होगा वो रिसेसिव करेक्टर होगा। एंड रिसेसिव करेक्टर डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होगा, पर वो जनरेशन में बना रहेगा F1 जनरेशन में।
पर जब हम क्या करते हैं F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो F2 जनरेशन के अंदर हमें डोमिनेंट करेक्टर 3% ज्यादा मिलता है रिसेसिव करेक्टर के कंपैरिजन में, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव की रेशो 3:1 की होती है। ठीक है बेटे, यहाँ पे उसका मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है नीचे। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट्स दैट इन अ हेटेरोजाइगोट one trait will conceal the presence of another trait for the same characteristic. Rather than both the alleles contributing to the phenotype, the dominant allele will be expressed exclusively. ठीक है, तो F1 में सिर्फ डोमिनेंट एलील नजर आती है, रिसेसिव एलील जो है वो हिडन रहती है। ओके बेटे, सेकंड लॉ यहाँ पे हमारा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जीन में प्रेजेंट जो एलील पेयर्स हैं वो सेपरेट होते हैं और सेग्रीगेट करते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, और फिर से उनकी पेयर्ड कंडीशन जो है वो रिस्टोर हो जाती है जब ये गैमीट्स जो है वो रैंडमली फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। ठीक है बेटे, अगर कैपिटल टी हमने टॉन ली है, स्मॉल टी हमारे ड्वार्फ हैं, तो F1 के अंदर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी की 2 कॉपीज मिल जाएंगी। उसके बाद वो कहता है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो जाएंगे, यानी हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, और उसके बाद ये रैंडमली कंबाइन करेंगे, और रैंडमली कंबाइन करके ये हमें 3 तरह के जीनोटाइप यहाँ पे देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 1:2:1 की हो जाएगी। ओके बेटे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा याद रखिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड होता है, और क्या कहता है कि अगर हम एक ही टाइम पे 2 या फिर 2 से ज्यादा जीन्स जो है उनके इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more genes at a time, their distribution in the gametes and in the progeny of subsequent generations are independent of each other. ठीक है, तो उसमें उसने ये बताया कि अगर हम येलो के साथ राउंड करेक्टर लेते हैं और हम ग्रीन के साथ रिंकल्ड करेक्टर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि येलो के साथ हमेशा राउंड बना रहेगा और ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल्ड बना रहेगा। ठीक है, F1 जनरेशन में हमें येलो राउंड जो है वो मिल सकते हैं, पर F2 जनरेशन के अंदर हमें जो पेरेंटल करेक्टर्स हैं उसके साथ साथ हमें नॉन पेरेंटल करेक्टर्स भी नजर आएंगे, यानी हमें येलो जो है उसके साथ रिंकल्ड भी मिल सकते हैं और हमें ग्रीन के साथ राउंड भी मिल सकते हैं, और इनकी रेशियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 9 हमारे पास येलो राउंड होंगे, 3 हमारे पास जो है वो कैसे हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं पर रिंकल्ड हो सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से, और हमारे पास येलो के साथ रिंकल्ड अगर आ रहे हैं तो ग्रीन के साथ हमारे पास राउंड भी आ सकते हैं। तो हमें 2 तो पेरेंटल रेशियोज मिलेंगी एग्जैक्टली, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड वाली। इसके अलावा 2 रेशियोज जो हैं वो हमें कैसी मिलेंगी, जिसके अंदर नॉन पेरेंटल करेक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे मेंडल ने आपको ये बताया है कि जो एलील साथ साथ प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में और उनके बीच में इनफ डिस्टेंस होता है, वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो जो जीन्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और सेपरेट होने के बाद फिर न्यू जनरेशंस के अंदर वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट चलते हैं, और इस तरह से हमें नए जीनोटाइप्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की वजह से मिलेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिखाया हुआ है, इतना साफ नहीं है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। ठीक है, हमने 2 पेरेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी में से कैपिटल टी आ जाएगा और स्मॉल टी में से स्मॉल टी आ जाएगा। तो इस तरह से F1 जनरेशन में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड टॉल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि करेक्टर जो डोमिनेंट है वही अपीयर होगा, तो इसका मतलब कि हाइब्रिड होगा पर टॉल होगा। उसके बाद दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको बताया था हमारे पास 2 कॉपीज इसकी आती हैं, तो इसीलिए हमने पुनेट स्क्वायर में दोनों तरफ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हमने यहाँ लिखा है। अब इस कैपिटल टी को लेकर इन दोनों के साथ कर देंगे, तो कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो हमारे पास टॉल यहाँ पे 3 आ गए हैं फिनोटाइप के अकॉर्डिंग, और ड्वार्फ हमारे पास 1 आ गए हैं, यानी हमारे पास 3:1 की रेशो है। ठीक है बेटे, पर अगर वो कहते हैं कि हमें प्योर टॉल की हम बात करें तो प्योर टॉल यानी होमोजाइगस टॉल हमारे पास सिर्फ एक ही है, और हेट्रोजाइगस टॉल या हाइब्रिड टॉल हमारे पास 2 है।
जबकि हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ कितना है, 1 है। 1। इस तरह के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमें डाईहाइब्रिड क्रॉस दिखाया गया है, तो इसमें हमने राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि 4 तरह के हमारे पास एलेलिक कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे उसका पुनेट स्क्वायर आपको दिखाया गया है। तो जब आप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई लेते हैं, यानी राउंड येलो लेते हैं, और दूसरी तरफ रिंकल्ड ग्रीन लेते हैं, तो उसके बीच में अगर आप क्रॉसिंग करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, तो F1 के अंदर देखो कैपिटल आर में से हमारे पास एक कैपिटल आर आ जाएगा। उसी तरह से स्मॉल आर में से हमारे पास एक स्मॉल आर आ जाएगा। कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई में से स्मॉल वाई। ठीक है, F1 के अंदर हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई ये चीज आ गई है। अब जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमने करना है, एक आर को पकड़ लेना है और आगे वाले जो उनके साथ सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगी। कैपिटल आर को हम वाई के साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। देन कैपिटल आर जो है उसको फिर स्मॉल वाई के साथ करेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा आपके पास। फिर स्मॉल आर की बारी आ जाएगी, तो स्मॉल आर को कैपिटल वाई से एक बार, और फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से एक बार। तो 4 हमारे पास इस तरह के कॉम्बिनेशन आ गए हैं। तो पुनेट स्क्वायर में आपने दोनों आर्म्स पे ये लिख देने हैं। उसके बाद आर को इकट्ठा लिखना है, बस इतना याद रखिए, और वाई जो है इसको इकट्ठा लिखेंगे आप। तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ठीक है बेटे, पहले को लेके चारों के साथ करेंगे, फिर सेकंड लेके चारों के साथ। बस इतना याद रखिए कि वाई इकट्ठा लिखेंगे, आर इकट्ठा लिखेंगे। तो इस तरीके से फिर हमने काउंटिंग इसकी कैसे करनी है, तो काउंटिंग आपने इस तरीके से करनी है कि कैपिटल आर को आप राउंड मानेंगे हमेशा, और अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर आपके पास आता है तब भी आप उसको राउंड ही लेंगे, और अगर आपके पास स्मॉल आर आता है तो आप उसको रिंकल्ड लेंगे। उसी तरीके से अगर आपके पास कैपिटल वाई आता है तो आप उसको येलो लेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता है तब भी आप उसको येलो लेंगे, और अगर आपके पास स्मॉल वाई आता है तो आप उसको ग्रीन लेंगे। ठीक है बेटे, उस बेसिस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली है। तो हमारे पास राउंड येलो अगर हम काउंट करेंगे इस पुनेट स्क्वायर में से, तो हमारे पास 9 राउंड येलो आते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया आपने कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर को राउंड मान लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से काउंट कर लेंगे। दीदी ये काउंट करना आता है बेटे? दीदी काउंट करने यस मैम। ओके बेटे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, राउंड येलो हमारे पास 9 आ जाएंगे, राउंड ग्रीन हमारे पास 3 आ जाएंगे, देन रिंकल्ड येलो भी हमारे पास 3 आ जाएंगे, और रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास 1 आ जाएंगे। ठीक है बेटे, अब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो राउंड येलो और जो रिंकल्ड ग्रीन है ये पेरेंट्स का ही करेक्टर है, पहले से चला आ रहा है जनरेशन में, तो ये तो पेरेंटल करेक्टर हुआ। और कहते हैं कि जो राउंड के साथ ग्रीन आया है और जो रिंकल्ड के साथ येलो आया है, ये नॉन पेरेंटल करेक्टर है। और ये इसलिए आया है क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहते हैं कि 2 जीन्स जो है वो हमेशा एक साथ नहीं चलते, अगर उनके बीच में इनफ डिस्टेंस प्रेजेंट है तो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जीन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, और इसी वजह से हमें नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो जो 3:3 है, ये यहाँ पे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है, और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें यहाँ मिले हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पर अगला हमने जो क्रॉस यहाँ पे स्टडी किया है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो आपको बताया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो खास तरह के फ्लावर्स में हमें नजर आता है। एक स्नैपड्रैगन फ्लावर्स है, और एक यहाँ पे 4 ऑकलॉक प्लांट है जिसको मिराबिलस जलापा भी बोला गया है, और इनके अंदर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि F1 जनरेशन में हमेशा वही करेक्टर अपीयर होगा जो डोमिनेंट करेक्टर होगा, और F1 जनरेशन में रिसेसिव करेक्टर हमेशा छिपा हुआ रहेगा, हिडन रहेगा, और F2 में डोमिनेंट करेक्टर रिसेसिव करेक्टर के कंपैरिजन में 3:1 की रेशियो में होगा। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे वायलेट हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और इसीलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोला गया है। तो उसने कहा है कि अगर हम स्नैपड्रैगन प्लांट लेते हैं जिसको हम एंट्रीलिनम मेजस भी कहते हैं, तो उसके अंदर 2 तरह के फ्लावर हमें यहाँ पे नजर आते हैं, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर।
तो रेड फ्लावर जो है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल आर से, और दूसरी तरफ जो अपने पास व्हाइट फ्लावर है, ठीक है बेटे, उसको कैपिटल आर, आप स्मॉल आर ले सकते हैं। तो उसके बाद देखो हमें F1 जनरेशन के अंदर जो है क्या नजर आने चाहिए थे, तो F1 जनरेशन के अंदर हमें रेड कलर नजर आना चाहिए था, पर इंस्टेड ऑफ रेड कलर यहाँ पे हमें पिंक कलर नजर आता है, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे पिंक होगा। और उसके बाद वो कहता है कि जब F2 जनरेशन हम फिर से इसकी आगे देखते हैं तो उसके अंदर हमें कैपिटल आर यानी रेड कलर भी नजर आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हमें पिंक कलर 2 मिलते हैं, और हमें व्हाइट फ्लावर कितने मिलते हैं, 1 मिलते हैं, जो स्मॉल आर होते हैं। ठीक है बेटे, इसके उसने यहाँ पे कुछ कारण बताए हुए हैं। तो उसने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर जो रिसेसिव जीन है, वैसे तो F1 जनरेशन के अंदर वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता डोमिनेंट की प्रेजेंस में, पर इसके अंदर वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो रिसेसिव जीन के द्वारा भी शो किया जाता है। तो 3 कंडीशंस उसने यहाँ पे बताई हुई है कि ऐसा तब होता है अगर पर्टिकुलर जीन जो है वो जो एंजाइम बनाता है, ठीक है, वो एंजाइम जो है अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो उस केस में वो कहता है कि उसके द्वारा 100% एक्सप्रेशन शो नहीं किया जाता। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर बनने वाला जीन से जो एंजाइम है वो ओवरऑल फंक्शन करता ही नहीं है, तब भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो उस केस में वो कहते हैं कि जो F1 जनरेशन है उसके अंदर जो रिसेसिव करेक्टर है वो अपना एक्सप्रेशन शो करने लग जाता है। तो उसकी वजह से हमें इंस्टेड ऑफ रेड कलर हमें कौन सा करेक्टर यहाँ पे नजर आता है, पिंक करेक्टर हमें यहाँ पे नजर आने लग जाता है। ठीक है बेटे, तो इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जो है वो अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है। देखो उसके नीचे, एकदम नीचे जहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया हुआ है, उसी के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है आपको। ठीक है बेटे, उसमें उसने 3 कंडीशंस बताई हैं आपको कि अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनता है तो उस केस में भी हमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नजर आएगा। अगर एंजाइम बनता तो है पर नॉन फंक्शनल है, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एंजाइम बनता ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में वो कहते हैं कि जो एक एलील जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है और वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट है, तो इस तरीके से कहते हैं कि if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, तो phenotype may be affected। अगर एलील जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाती है या फिर एंजाइम बनाती ही नहीं है, तो उस केस में फिनोटाइप पे इसका असर पड़ेगा, और फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। ठीक है, और फिनोटाइप जो है वो हमें वैसा नजर आएगा उस एलील के अकॉर्डिंग होगा जो कि अनमॉडिफाइड एलील होगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि डोमिनेंट एलील है हमारे पास, ओरिजिनल फिनोटाइप डोमिनेंट एलील के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील। ठीक है, तो उस केस में वो कहता है कि रिसेसिव ट्रेट जो है उसका एक्सप्रेशन भी जो है वो हमें यहाँ पे नजर आने लगता है। तो अगर डोमिनेंट एलील जो है वो अपना 100% एक्सप्रेशन यहाँ पे शो करती तो रेड कलर हमें मिलना था, पर यहाँ पे वो कमजोर पड़ गई है और उसकी वजह से वो कहता है कि रिसेसिव एलील का एक्सप्रेशन हमें नजर आएगा। तो इंस्टेड ऑफ रेड कलर हमें यहाँ पे पिंक कलर जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 प्लांट्स के अंदर हम बता सकते हैं, इसमें उसने डबल क्रॉस जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दूसरा प्लांट जिसका नाम है 4 ऑक्लॉक प्लांट या मिराबलेस जलापा, उसके अंदर जो है हमें इसके डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया हुआ है। ठीक है, ब्रॉड लीव्स जो है उसके बारे में, एक में ब्रॉड लीव्स होते हैं, एक में नैरो लीव्स होते हैं। तो बाद में हमें F1 जनरेशन के अंदर कौन से लीव्स मिलते हैं, इंटरमीडिएट लीव मिलते हैं, और F2 जनरेशन के अंदर हमें ब्रॉड 1 मिलते हैं, इंटरमीडिएट 2 मिलते हैं, और हमें जो नैरो है वो कितने मिलते हैं, 1। ठीक है बेटे, उसके बाद कोडोमिनेंस के बारे में बताया हुआ है। तो कहते हैं कि व्हेन द 2 एलील्स आर डोमिनेंट एट अ टाइम, तो दैट इज अगर एक ही समय में, वैसे हमेशा एक एलील डोमिनेंट होती है और दूसरी एलील रिसेसिव होती है, पर कई बार वो कहता है कि देयर आर सर्टेन करेक्टर्स, फिनोटाइपिक करेक्टर्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन डोमिनेंट एलील्स। तो अगर एक ही टाइम में एक से ज्यादा एलील्स डोमिनेंट है तो वो कोडोमिनेंस या फिर मल्टीपल एलेलिज्म का केस हो सकता है। तो उसमें उसने एग्जांपल दिया है ह्यूमन ब्लड ग्रुप का, एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में देखा जाता है, और इसके अंदर 2 एलील्स जो हैं वो एक ही टाइम पे डोमिनेंट हैं।
तो यहाँ पे देखिए ब्लड टाइप के अंदर आपको बताया है कि ह्यूमंस के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो नजर आते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है बेटे, ये मैंने आपको बताया था कि खास तरह के ग्लाइकोप्रोटीन शुगर्स जो हैं वो आपके ह्यूमन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमारे जो ब्लड टाइप है वो ए बी या ओ है। तो अगर कहता है कि पर्सन जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उस केस में उसके अंदर जो एलील्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो वो एलील्स जो है वो आई ए हो सकती है, और इसके अलावा जो है वो, ठीक है, यहाँ पे देखो उसने अपनी बुक जो है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्मॉल आई लिया है, तो आई जीरो को आप यहाँ पे स्मॉल आई कंसीडर करो। तो आई ए और आई बी जो है वो डोमिनेंट एलील्स है, ठीक है, और स्मॉल आई यहाँ पे रिसेसिव एलील है। तो फर्स्ट केस जो है ए ब्लड ग्रुप का आई ए जो है, और आई ए हो सकता है, यानी ब्लड ग्रुप पेशेंट का क्या होगा, ए होगा। अगर आई ए के साथ स्मॉल आई भी आती है तो ब्लड ग्रुप भी पेशेंट का तब भी ए होगा। और अगर कहते हैं कि ब्लड ग्रुप बी है पेशेंट का, तो आई बी उसके अंदर एलील्स हो सकती हैं, या फिर आई बी के साथ एक रिसेसिव एलील आ सकती है स्मॉल आई, तो वो बी होगा ब्लड ग्रुप। और अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस केस में दोनों ही डोमिनेंट एलील एक साथ आ जाएंगी, आई ए और आई बी। तो इसलिए पेशेंट जो है उसका ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए बी हो जाएगा। और अगर वो कहता है कि ओ ब्लड ग्रुप है तो उस केस में दोनों ही रिसेसिव एलील्स आ जाएंगी। ठीक है बेटे, यहाँ पे आई ओ जो है वो स्मॉल आई के इक्विवेलेंट है, इंस्टेड ऑफ आई जीरो आप यहाँ पे स्मॉल आई भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक। तो दो एलील्स को आप डोमिनेंट लेंगे, आई ए और आई बी को, और स्मॉल आई को रिसेसिव लेंगे। ठीक है बेटे, उसके बाद यहाँ पे सिंड्रोम्स के बारे में आ गया हुआ है। इनहेरिटेंस ऑफ डबल करेक्टर मैंने यहाँ पे बीच में थोड़ा से सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये सिंड्रोम में पहले करवा देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा ले लूंगी, दूसरे नोट्स में मैंने दिया हुआ है। ठीक है बेटे, उसके बाद पेज नंबर जहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लिखा है, ठीक है, लास्ट पेज पर ही है सिंड्रोम। 92 पेज नंबर पर है। यस, 91 पे है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उसी के अंदर ये सिंड्रोम्स आ जाएंगे। फिर मैं दूसरे नोट्स ओपन कर लूंगी, उसमें बाकी सारा मिल जाएगा हमें। ठीक है बेटे, डाउन सिंड्रोम ये खास तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें वो कहते हैं कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से, ठीक है, क्रोमोसोम 21 जो है उसके यहाँ पर जो है हमें क्या नजर आती है, ट्राइसोमी यहाँ पे हमें नजर आ जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ द 21 क्रोमोसोम, यानी एडिशनल कॉपी जो है क्रोमोसोम 21 की हमें यहाँ पर नजर आएगी। और इसे सबसे पहले डाउन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया था। तो कहते हैं कि दिस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कॉजेज द डेवलपमेंटल चेंजेस एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह का जो पर्सन होता है उसके अंदर कुछ खास तरह की फिजिकल फीचर्स जो है वो पाए जाते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो पर्सन होगा वो शॉर्ट स्टेचर पर्सन होगा। ठीक है, स्मॉल उसका जो है हेड रहेगा, हेड का प्रॉपर डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं हो रखा होता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रोथ उसकी होगी, पर मेंटल डेवलपमेंट ऐसे पर्सन का नहीं होना है। और फोर हेड का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता, फरोड टंग होती है उसकी। ठीक है, टंग के अंदर फरो प्रेजेंट होती है, और माउथ जो है वो इसका पार्शियली ओपन रहता है। ठीक है, पार्शियली ओपन रहने की वजह से माउथ में से स्लाइवा जो है अक्सर इसमें सिक्रेट होता रहता है। तो इस तरह के पर्सन जो है चाहे वो अपनी अडल्ट एज में भी चले जाएंगे, पर स्लाइवा जो है उनके माउथ से रिलीज होता रहता है। ठीक है, और अगर वो कहते हैं कि हम इनके हैंड्स को चेक करेंगे तो इनकी पाम जो होती है हैंड की वो काफी ब्रॉड होती है, और उसके अंदर, ठीक है, पाम क्रीज जो है एक हैंड के अंदर पाई जाने वाली थिक लाइन होती है, वो इन लोगों के अंदर काफी डार्क नजर आती है। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट इनका अफेक्टेड होता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी इनका सही तरीके से नहीं होता है, और मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं। ठीक है, स्लो लर्नर्स रहेंगे, मेंटल रिटार्डेशन इनके अंदर होती है, कभी भी ये अग्रेसिव स्टेज पे आ सकते हैं। ठीक है, बर्स्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए इनको नॉर्मल लाइफ जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कैरियोटाइप नजर आ रहा है क्रोमोसोम्स का, डाउन सिंड्रोम का। तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम नंबर 21 को खास तौर पे देखिए,
क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर 3 कॉपीज आपको यहाँ पे क्रोमोसोम की नजर आती है, बाकी सारे ऑटोसोम्स जो है प्लस सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। ठीक है, तो 21 की 3 कॉपीज जो है वो नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से हो जाती है, इस वजह से डाउन सिंड्रोम जो है वो नजर आता है। यहाँ मैंने उसके सारे सिम्टम लिखे हुए हैं पर्सन के। ठीक है, फ्लैटेंड फेस होगा इसका, स्मॉल हेड होगा, स्मॉल हेड की वजह से इसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है, नेक भी इसका छोटा सा होता है और ऐसे लगता है कि जो इसका ऊपर वाला हेड वाला पोर्शन है वो एकदम से इसके शोल्डर के साथ अटैच हो गया हुआ है, बहुत छोटा नेक नजर आएगा। ठीक है, जीभ इसकी हमेशा बाहर की तरफ लटकती रहेगी, प्रोट्रूडिंग टंग होगी। इसके अलावा अपवर्ड स्लैंटिंग आईलिड्स होंगे इसके अंदर और स्मॉल ईयर्स होंगे, कान इसके अच्छे से नहीं डेवलप हो रखे होंगे, छोटे छोटे कान होंगे, शेप भी प्रॉपर नहीं होगी, मसल टोन्स भी इसके अंदर डिफेक्टेड होती हैं। ठीक है, मसल्स का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इसके छोटे छोटे हाथ रहेंगे, शॉर्ट हैंड्स होंगे पर ब्रॉड होंगे। ठीक है, और पाम क्रीज जो है वो काफी आसानी से नजर आएगी। तो कहते हैं कि जब इसके हाथों की हथेलियां आप देखते हैं तो उसमें थिक लाइन आपको आराम से नजर आती है। फिंगर्स काफी शॉर्ट होंगी हैंड्स के अंदर, फीट की फिंगर्स भी छोटी होती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी। टाइनी वाइट स्पॉट्स ऑन द कलर्ड पार्ट और आइरिस ऑफ द आई। ठीक है, आई जो है उसका जो आइरिस बॉल है उसके ऊपर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स नजर आती हैं, जिन्हें ब्रश फील्ड स्पॉट्स कहा जाता है और हाइट इसकी ज्यादा नहीं बढ़ती है, शॉर्ट हाइट। ठीक है बेटे, ये सारे सिम्टम यहाँ लिख दिए मैंने। उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दैट रिजल्ट व्हेन अ बॉय इज बोर्न विद एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरह का पर्सन जो है वो मैस्कुलिन नजर आएगा आपको, मेल जैसा होगा, पर कहते हैं कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी जो है यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो कैरियोटाइप यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोमोसोम टोटल हमारे पास कितने होने थे, 46 होने थे, पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने की वजह से 47 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि अफेक्टिंग मेल्स होते हैं और इट ऑफन इज नॉट डायग्नोस्ड अंटिल एडल्टहुड। ठीक है, डायग्नोसिस इनका पॉसिबल नहीं होता। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसमें कहते हैं कि पर्सन जो है उसके टेस्टिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि अंडर डेवलपमेंट रहते हैं टेस्टिकल्स इसके, रिजल्टिंग इन स्मॉलर देन नॉर्मल टेस्टिकल्स which can lead to lower production of testosterone hormone। तो इस वजह से इसके अंदर जो मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। और मेल का एक करेक्टर होता है कि इनके अंदर मसल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, तो यहाँ पे इसका मसल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, तो रिड्यूस्ड मसल मासेस यहाँ पे नजर आते हैं, रिड्यूस्ड बॉडी एंड फेशियल हेयर्स। ठीक है, मेल की जो बॉडी होती है उस पे हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो मेल का चीफ करेक्टर है। तो इस तरह के जो पर्सन होंगे दिखने में मेल्स होंगे पर इनके फेस पे और इनकी बॉडी पे हेयर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी इनके अंदर जो है बियर्ड भी नहीं बननी है, ठीक है, दाढ़ी भी नहीं आनी है, मूछें भी नहीं होंगी, इसकी मुस्टैच भी नहीं होनी है। और ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो इसमें लार्ज हो जाता है। वैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल का करेक्टर है पर इनके अंदर ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। The effect of Klinefelter syndrome vary and not everyone has the same signs and symptoms। ठीक है, हर एक जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड मेल है उसके अंदर करेक्टर सेम जैसे नहीं हो सकते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पर्सन दिखने में मैस्कुलिन फीचर शो करेगा पर बिहेवियर उसका कैसा होगा, फीमेल जैसा होगा। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने उसके सारे के सारे फीचर जो है वो इकट्ठा लिख दिए हैं। ठीक है, तो उसके साइन और सिम्टम्स के अंदर टॉलर देन द एवरेज स्टेचर, नॉर्मल जो मेल्स हैं उनसे काफी टॉल रहेगा ये, लॉन्गर लेग्स होगी इसकी। ठीक है, शॉर्टर टॉर्सो एंड ब्रॉडर हिप्स। ठीक है, जैसे फीमेल के अंदर हिप्स जो है वो ब्रॉड होती है, इसके अंदर भी हिप्स जो है वो ब्रॉडर रहेंगी। इसके अलावा एब्सेंट डिले और इनकम्प्लीट पुबर्टी, पुबर्टी की स्टेजेस इसके अंदर कंप्लीट नहीं होंगी, हार्मोनल सिक्रेशन मेल की तरह प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर पुबर्टी लेस मसल्स एंड लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर कंपेयर्ड विद अपर टीन्स। ठीक है, तो टीन एज में बॉयज के अंदर जैसे मसल्स का डेवलपमेंट होता है पुबर्टी की स्टेज के बाद, और फेसेस के ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, मुस्टैच एंड बियर्ड फॉर्मेशन नजर आता है। तो जब ये अपनी एडल्टहुड एज में भी आ जाएगा तो इसमें मुस्टैच एंड बियर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ना दाढ़ी आनी है इसमें, ना उसकी मूछें होनी है। उसके बाद कहता है कि टेस्टिकल्स की ग्रोथ नहीं होती, टेस्टिकल्स अंडर डेवलपमेंट स्टेज पर होते हैं, पेनिस का डेवलपमेंट नहीं होता, स्मॉल पेनिस इज देयर।
ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो लार्ज हो जाता है फीमेल्स की तरह, तो इसे ग्नैकोमेस्टिया बोला गया है। बोन्स इसकी वीक होंगी, एनर्जी लेवल भी इसका लो होगा, मेल की तरह फुल एनर्जी नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, शाय और सेंसिटिव फील करेगा ये जब भी नॉर्मल सिचुएशंस में, और अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हैं या लोगों से मिलना जुलना जो है उससे ज्यादा ये लाइक नहीं करेगा, शाय रहेगा जैसे फीमेल के अंदर नॉर्मली फीचर्स होते हैं। यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको दिखाया गया है, और बियर्ड ग्रोथ इसमें बिल्कुल नहीं होती है, अंडर डेवलपमेंट इसमें टेस्टिस। ठीक है बेटा, ये इसका कैरियोटाइप दिखाया गया है, देखो क्रोमोसोम, लास्ट वाला जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक्स वाई होना चाहिए था अगर ये मेल बनता, नॉर्मल मेल, पर यहाँ पे एक्स एक्स वाई सिचुएशन आ गई है, यानी वाई क्रोमोसोम तो है पर यहाँ पर फीमेल के दो एक्स क्रोमोसोम नॉन डिस्जंक्शन की वजह से इकट्ठा आ गए हैं, और इसी वजह से ये फीमेल जैसे करेक्टर्स जो है, मतलब फीमेल जैसा बिहेवियर ये शो करेगा, और कुछ फीमेल के करेक्टर्स इसमें अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट हमारा सिंड्रोम जो है दैट इज टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम जो है वो अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं। ठीक है, ऐसा पर्सन जो है वो दिखने में फीमेल जैसा होगा, पर प्रॉपर फीमेल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रखा है, इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल नॉर्मल फीमेल होनी थी, पर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो सेल डिवीजन के दौरान लॉस्ट हो जाता है, और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम रह जाता है, तो इसलिए ये अफेक्टेड फीमेल होती है। और इसमें वो कहते हैं कि शॉर्ट हाइट रहेगी इसकी, ओवरीज का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, और मायोकार्डियल इंफेक्शंस भी रहेंगी, यानी हार्ट डिफेक्ट्स भी इसमें देखे जाएंगे। तो यहाँ पे उसका कैरियोटाइप आपको दिखाया गया है क्रोमोसोम्स का। तो लास्ट वाला क्रोमोसोम ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम नंबर 23 जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, अगर ये नॉर्मल फीमेल होती तो यहाँ पे एक्स एक्स होना था, पर एक एक्स क्रोमोसोम चला गया है, तो इसलिए एक्स ओ टाइप ऑफ मेकअप इसका बन गया, तो यह अंडर डेवलप फीमेल है। यहाँ पे देखिए दिखने में ये इस तरीके की होनी है, शॉर्ट स्टेचर होगा, ठीक है, लो हेयर लाइन, देन करेक्टरिस्टिक फेशियल फीचर्स यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, हार्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रखा होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी नहीं होना है, एल्बो जो है उसमें डिफॉर्मिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, वाइडली स्पेस्ड निपल्स इन द ब्रेस्ट, देन शॉर्टेंड मेटाकार्पल्स, इसके अलावा जो कार्पल्स मेटाकार्पल बोन्स होती हैं वो भी इसमें प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रखी होंगी, ओवरीज का डेवलपमेंट रुडिमेंट्री होगा। ठीक है, तो इसे गोनाडियल स्ट्रिक्स बोला गया, अंडर डेवलप गोनाड जिसे हम कहते हैं, और स्मॉल फिंगर नेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी पे ना इसके ब्राउन स्पॉट्स यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, तो बॉडी जो है उसके स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स यहाँ पे नजर आते हैं। यहाँ पे सारे सिम्टम मैंने लिख दिए हैं, ग्रोथ इसकी प्रॉपर नहीं होनी, और चाइल्डहुड में ही उसकी बॉडी जो है इसमें ग्रोथ जो है वो अब नॉर्मल हो जाती है, एडल्ट हाइट जो है वो काफी कम होती है। ठीक है, फेलियर टू बिगिन सेक्सुअल चेंजेस, पुबर्टी के दौरान कोई सेक्सुअल चेंजेस नहीं नजर आनी। ठीक है, और टीन एज के दौरान भी सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके अंदर अर्ली एंड हो जाता है, और कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ज्यादातर वो कहते हैं कि इस तरह की टर्नर सिंड्रोम वाली जो विमेन्स हैं ये फर्टाइल नहीं होती है और चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाती। ओके बेटे, दीदी यहाँ तक आज कर लेते हैं। ठीक है बेटे, कल मैं आपको वो सारे करा दूंगी डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया वगैरह ये सारे। ठीक है बेटे, यस मैम। और बीच में वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला रह गया, बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपने रिवाइज करना होगा पेपर के लिए तो बेशक आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आपको थैंक कोई यू डाउट, मैम। अगर कोई